हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विजन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में देखा था कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक पर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि नीट एग्ज़ाम में फिज़िक्स की दृष्टि से फिज़िक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी पैटर्न्स का, उन सभी क्वेश्चंस का हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हैं, जिसमें हमने इस टॉपिक पर बेस्ड जो 6 क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लास्ट 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा था। अब हम इसी को पार्ट नंबर 2 के अंदर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं और भी जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी हम वन बाय वन करके यहाँ देखेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक पर बेस्ड अगर कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है नीट एग्ज़ाम में, तो उसका जो है हम इजीली सॉल्यूशन यहाँ पर कर पाए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विथ टाइम टी। तो हमें जो एक्स का जो रिलेशन है वो हमें गिवन है अल्फ़ा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी की पावर 2 प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। इस तरह से जो है हमें एक्स का रिलेशन गिवन है, जो कि पोजीशन है, टी यहाँ पर टाइम है, और बाकी जो अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा आर कांस्टेंट हियर। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकालनी है टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, और फिर इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, और दोनों का रेशो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी हमें वेलोसिटी चाहिए इनिशियल एंड एक्सेलरेशन चाहिए इनिशियल, उसका रेशो जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को ही समझें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम इससे वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो हमको सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें, अल्फ़ा टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4 टी की पावर 3 प्लस बीटा, यहाँ टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस गामा, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा जो कि कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन उसका हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 4 अल्फ़ा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो यहाँ से अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी का रिलेशन है, इसमें हम जो भी टाइम की वैल्यू रखेंगे उस टाइम पर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो टाइम होता है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं t इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास गामा निकल करके आ जाता है इक्वेशन नंबर 1, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर हमसे किसी टी इज इक्वल टू किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वेलोसिटी पूछी जाती है, तो वो टाइम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में जब रखेंगे वेलोसिटी की, तो वहाँ हमें वो भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन के अंदर केवल इनिशियल वेलोसिटी निकालने को कहा गया है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 0 पर निकाल ली। अब हम इस वेलोसिटी के रिलेशन का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा डी अपॉन डी टी। तो हम इस इक्वेशन का डी अपॉन डी टी करते हैं, इस इक्वेशन का जो कि वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो इसका डी अपॉन डी टी करेंगे तो 4 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर प्लस 2 बीटा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और गामा कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व होकर के आता है 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमको एक्सेलरेशन की इनिशियल वैल्यू रखनी है, तो इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ टाइम को रखेंगे 0, टाइम t इजिकल टू 0 पुट करेंगे। तो हम 0 पुट करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और हमारे पास निकल कर आता है 2 बीटा विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। तो हमें यहाँ सिंपली पूछा गया इन दोनों का रेशो, तो हम v इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन का इनिशियल वैल्यू जब पुट करेंगे तो हो जाएगी गामा अपॉन 2 बीटा, या हम इसे लिख सकते हैं गामा रेशो 2 बीटा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने सिंपली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसे भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि
इस पैटर्न पर बेस्ड अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसका भी सॉल्यूशन इजीली कर पाएँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो इन सेकंड के अंदर यहाँ पर हम ध्यान रखें फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में एंड फोर्थ सेकंड में जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया जाए तो इन सेकंड्स के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उनका रेशो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें nth सेकंड में ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस जो होती है उसका इक्वेशन हमें ध्यान होना चाहिए। वो SN इजिकल टू होता है u प्लस जी बाई टू टी माइनस वन। ये रिलेशन हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। अगर हमें ये रिलेशन पता है तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें ये रिलेशन याद नहीं है, हम निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं कि nवें सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है, n सेकंड में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है उसे हम लिख सकते हैं यू टी, या n सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो अगर टाइम की वैल्यू को हम n कंसिडर कर रहे हैं तो यू एन प्लस हाफ जी एन स्क्वायर, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी यहाँ ग्रेविटी इसलिए हमने लिया है क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। ये जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन को जी से करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहाँ आएगा डाउनवर्ड के केस में स्पेशली। अपवर्ड में तो हम अगर उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टाइम को हमने n कंसिडर करा तो हम n ले लेंगे, और इससे जस्ट पिछले सेकंड में n-1वें सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस जो होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी यू n-1 हाफ जी n-1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम nth सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपली हम दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा यू एन -1 प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस हाफ जी n-1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास ओपन होगा यू एन प्लस यू प्लस हाफ जी एन स्क्वायर माइनस, जब इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा हाफ जी एन स्क्वायर माइनस जी बाई टू प्लस जी एन। तो इस तरह से हमारे पास प्लस के इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस यू एन से माइनस यू एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये u प्लस, अगर हम इसमें से g बाई टू को कॉमन लेते हैं तो इसमें से हमारे पास आएगा 2n और इसमें से कॉमन लेने पर आएगा 1। तो इस तरह से nth सेकंड में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला u प्लस जी बाई टू n माइनस 1। और अगर हम यहाँ देखें तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो हमने ये फॉर्मूला जो है उससे हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से फर्स्ट सेकंड के अब हम अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हम इसको फर्स्ट सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस अगर निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें इक्वेशन 1 में हम ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो केस है वो फ्रीली फॉलिंग का है। जब भी फ्रीली फॉलिंग वाली बात आती है तो हम ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है SN इज nth सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस हो जाएगी g बाई टू टी माइनस 1, और टाइम को n लिखे तो n-2n-1 या 2t-1 इस तरह से हो जाएगी। तो जब हम फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी g बाई टू टी की जगह 1 फर्स्ट सेकंड के लिए -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा g बाई टू। इसी तरह से जब हम सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा g बाई टू इंटू 2-1, तो हो जाएगा 3/2 g। और इसी तरह से जब हम थर्ड सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी सिंपली इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 3-1, तो ये हो जाएगा 5/2 g।
और इसी तरह से जब हम 4th सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी g/2, 2 इंटू 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7/2 g। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इनका रेशो निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड का रेशो सेकंड सेकंड का डिस्टेंस और इसी तरह से थर्ड की और इसी तरह से फोर्थ की जब रेशो निकालेंगे तो रेशो हमारे पास आ जाएगा g/2 रेशो 3/2g रेशो 5/2g रेशो 7/2g। तो हमारे पास जो सिंपली यहाँ रेशो है वो रेशो निकल करके आ जाता है g और 1/2 यहाँ सब में से कैंसिल हो जाएंगे तो 1:3:5:7 यहाँ पर हमारे पास रेशो निकल करके आ जाएगा। और हम देखते हैं ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसे हम देखते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दिस। तो यहाँ जो है पार्टिकल की पोजीशन हमें गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। इस तरह से हमें किसी पार्टिकल की जो है पोजीशन यहाँ गिवन है, जहाँ पर t है सेकंड्स में यानी टाइम है और r है मीटर में यानी डिस्टेंस है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ वेलोसिटी पूछी गई है t बराबर 1 सेकेंड पर, तो सबसे पहले तो हम यहाँ वेलोसिटी को ही फाइंड आउट करें। हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हो जाएगी dr/dt। डायरेक्टली हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस इक्वेशन का जो कि 1 है इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 4, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 i कैप, 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t और j कैप प्लस 5 जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो ये 0 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो हमारे पास निकल करके आ गई 4i प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4t j कैप। अब हमें जो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो बतानी है और वो भी t बराबर 1 सेकेंड पर। तो हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं एट 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी टाइम t की जगह हम 1 सेकेंड जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 4j। इस तरह से इक्वेशन जो 2 है वो हमें वेलोसिटी का फाइनली जो वेक्टर है एट 1 सेकेंड वो हमें यहाँ फाइंड आउट हो गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर अगर कोई भी वेलोसिटी हमें गिवन है कि v इज इक्वल टू, अगर उसका x कंपोनेंट हमारे पास है i, y कंपोनेंट हमारे पास है j के साथ और z कंपोनेंट है k के साथ, कोई भी वेक्टर हो उसका जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में उसके x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का होल स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम देखें तो यहाँ x कंपोनेंट जो i का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट जो j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर और इसमें z जो है एब्सेंट है, तो हमारे पास ये 16 प्लस 16 जो 32 है, तो रूट में हमारे पास 32 यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हम 4 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 इंटू रूट 2। हम देखें ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर ये गिवन है, सी और डी हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन 2 के अंदर वेलोसिटी है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी है उसके अंदर x कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू 4i है, जो कि इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमारे पास है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज़ 4j, जो कि यहाँ वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। हमसे वेलोसिटी का जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन पूछी गई है। माना कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इनके बीच में कहीं पर भी है, किसी भी एंगल थीटा पर है, हमें अभी पता नहीं है कि वो एंगल थीटा क्या है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगी। तो हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो यहाँ से हम देखें तो ये जो y कंपोनेंट इसका vy है, तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है
ये भी इसके पैरेलल होने के कारण ये भी वी वाई के ही इक्वल होगी, जो कि 4j के बराबर है। तो यहाँ से अगर हमें थीटा निकालना है तो सिंपली हम यहाँ पर टेन थीटा करके सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, तो टेन थीटा हमारे पास थीटा निकालने, थीटा के सामने हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, वी वाई हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये जो है हमारे बेस का काम करेगा। तो हमारा टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। हम चाहें तो डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं कि वेक्टर की जो डायरेक्शन हम निकालते हैं थीटा, टेन थीटा, वो वी वाई अपॉन वी एक्स, जो भी वेक्टर गिवन होता है उसका वाई कंपोनेंट और उसका एक्स कंपोनेंट के रेशो से गिवन होती है। तो हम यहाँ पर जब टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर इसका वाई कंपोनेंट हम देखें तो वाई कंपोनेंट इक्वेशन 2 से भी हम देख सकते हैं, वो है हमारे पास 4j। इस ग्राफ में हम देखें वाई कंपोनेंट जो कि वी वाई है वो हमारे पास 4j है और इसका एक्स कंपोनेंट देखें वो हमारे पास 4i है। हम टेन थीटा निकाल रहे हैं तो टेन थीटा निकाल रहे हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड हम रखते हैं साइड्स का, तो हम यहाँ से डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली इसके मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वी वाई अपॉन वी एक्स यही टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा जब निकालेंगे 4/4, इसका मतलब ये कैंसिल होके आ गया 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसे टेन थीटा 1 को लिख सकते हैं हम 10 के टर्म्स में, 10/45 की वैल्यू 1 होती है, दोनों साइड से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम देखें थीटा जो होगा फाइनल जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो 45 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ा ईजी वे के अंदर सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो ग्राफ पर बेस्ड है, जिसमें दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है, द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज। तो इस सेम सिचुएशन के लिए अगर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस तरह से होगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो पहले हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें। ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है जिसमें हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हमें गिवन है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ टाइम जो है वो टाइम मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है वो एक कांस्टेंट है, वो एक फिक्स जो है वैल्यू है जिससे वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो एकदम कांस्टेंट है। अब इन ग्राफ को हम देखें तो यहाँ फर्स्ट जो ग्राफ है उसमें वेलोसिटी और टाइम को अगर देखें तो वेलोसिटी की वैल्यूज़ यहाँ देखें, अगर यहाँ अगर 10 है, यहाँ पर अगर 20 है, यहाँ पर अगर 30 है, यहाँ पर अगर 40 है, तो यहाँ हम अगर टाइम इंटरवल देखें, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो कि यहाँ पर 10 सेकेंड है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 20 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 30 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 40 है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 10 सेकंड के अंदर अगर वेलोसिटी 10 इंक्रीज़ हुई है तो अगले 10 सेकंड में वेलोसिटी फिर से 10 इंक्रीज़ हुई है, अगले 30 के अंदर फिर से 30 इंक्रीज़ हुई है। सेम इंटरवल में वेलोसिटी को अगर हम टुकड़े करते जाएँ इस ग्राफ के, सेम इंटरवल वाले टुकड़े अगर हम इसके ग्राफ के करते जाएँ तो वहाँ पर हम देख रहे हैं सेम इंटरवल के अंदर कि सेम इंटरवल में इतनी ही डिस्टेंस के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी सेम ही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज है वो सेम आ रहा है, वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला ग्राफ, ये जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाता है। इसी के हम ऑप्शन नेक्स्ट और भी अदर ऑप्शन को देख लेते हैं, बाकी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है। अगर हम टाइम का इतना इंटरवल लें तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इतने टाइम इंटरवल के अंदर, यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो इतना चेंज हुआ है। अगर हम सेम इतना ही टाइम इंटरवल और लें यहाँ से यहाँ तक का, इसके लिए अगर वेलोसिटी में चेंज देखें तो अब की बार इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो इतना चेंज हुआ है। तो सेम टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब इस केस के लिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है पॉजिटिव है एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है।
और यहाँ देखें उसी तरह से, तो सेम टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी तो कम हुई है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। और हम फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो कह रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, जबकि एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दिया है, तो ऑप्शन 4 भी ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्वेश्चन हमें कह रहा है ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद ए सर्टेन स्पीड। एक बॉल है जिसे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद ए सर्टेन स्पीड, किस स्पीड के साथ थ्रो किया है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं वो स्पीड है u। इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एट 3 सेकेंड एंड 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। वो 2 पॉइंट से पास होती है, 1.3 सेकेंड पर है, माना कि वो पॉइंट है कोई ए, यहाँ पर इसने पहुँचने में लगा दिया है टाइम 3 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको लगे हैं 3 सेकेंड। हमें पता है ये बॉल जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी, और मैक्सिमम हाइट को अचीव करने पर जहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद ये वापस से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आएगी इस तरह से। तो इसके 2 पॉइंट हमें कहीं दिए हुए हैं, एक पॉइंट कोई ए है जहाँ तक पहुँचने में इसने 3 सेकेंड का टाइम लिया है, और कोई दूसरा पॉइंट है जहाँ तक पहुँचने में इसने 7 सेकेंड लिए हैं, और वो दोनों पॉइंट क्या है, इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। 2 पॉइंट है जो कि सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट का मतलब सेम जगह पर है, तो ये हमने डायग्राम में ऐसा बनाया है कि ये यहाँ से जा रही है यहाँ, बाकी बॉल जिस पाथ पर गई है अपवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न उसी डायरेक्शन में आई है, तो दोनों पॉइंट सेम है। एक जाते समय वो 3 सेकंड पर वहाँ पहुँची थी, और रिटर्न के टाइम पर उसी पॉइंट पर आने में उसने 7 सेकंड का टाइम लिया है। तो इस डायग्राम में उसी के सामने हम बना देते हैं यहाँ पर पॉइंट बी, जहाँ तक आने में इसने टोटल जो है 7 सेकंड का टाइम लिया है, 3 सेकंड तक ये पॉइंट ए तक पहुँची है, और उसके बाद बचा हुआ टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक का भी जो है टोटल टाइम जो है बी पर पहुँचने में वो 7 सेकंड यहाँ पर लिया है। हमें पता है कि जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जितना टाइम वो अप जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो डाउन आने में भी सेम पॉइंट पर पहुँचने में जो है सेम टाइम जो लगता है। तो यहाँ तक जाने में इसने ए तक जाने में 3 सेकंड का टाइम लिया है, और टोटल जो टाइम बी तक का है वो 7 सेकंड है, तो 7 में से 3 को माइनस कर दें तो ए से बी तक जाने में जो है उसने 4 सेकंड का टाइम लिया है। इसका मतलब ए से उसने मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में 2 सेकंड का टाइम लिया है, और मैक्सिमम हाइट से बी तक आने में इसने 2 सेकंड का टाइम लिया है। उस 4 सेकंड को हमने दोनों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट अचीव करने में और मैक्सिमम हाइट से वापस इस पॉइंट तक आने में जो टाइम होगा बराबर होगा। अब टोटल टाइम हमें यहाँ से 7 दिया था, तो 7 में से 3 को माइनस करके 4, और 4 को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। अब ये बी पॉइंट जो है ए के बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ से जो नीचे आने में टाइम लगेगा वो भी ठीक वही होगा 3 सेकंड के बराबर। तो इस तरह से जो है टोटल को हमने यहाँ पर जो टाइम का डिवाइडेशन यहाँ पर कर दिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, तो बॉल के द्वारा जो है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी वो चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो जब भी बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी वहाँ हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो दैट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो हम यहाँ पर न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उसमें से हम कोई भी लो, जैसे सेकंड लॉ का हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो सेकंड लॉ हमारे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, इस केस में जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की ओर आती है उस केस के लिए। तो जब मैक्सिमम हाइट से बॉल चलना स्टार्ट होती है ग्राउंड की ओर, तो मैक्सिमम जो पॉइंट था उसका वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें तो वो होती है जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो होती है जीरो। तो वहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो जो एस डिस्टेंस है ज़मीन की, वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण ये टर्म हो जाएगी जीरो प्लस हाफ जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 रख सकते हैं इंटू टी स्क्वायर, टी यानी मैक्सिमम हाइट से वापस ज़मीन तक आने में ग्राउंड लेवल तक आने में जो टोटल टाइम लगा वो टाइम है 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स और 125 मीटर। तो ये मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड लेवल तक का जो है डिस्टेंस हमारे पास आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन नंबर जो 3 है 125 मीटर वो हमने यहाँ पर इजीली सॉल्यूशन कर लिया। तो हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट की यहाँ ज़रूरत है कि
तो हमने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और सिंपली जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाय द इक्वेशन t is equal to root x plus 3 where x is in meter and t is in seconds. What is the displacement of the particle from 0 to 6 सेकेंड। तो हमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है कि पार्टिकल जब t इजिकल टू 0 सेकेंड पर जिस जगह था और t इजिकल टू 6 सेकेंड पर किस जगह है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी पार्टिकल की अगर इन दोनों समय पर पोजीशन पता चल जाए तो उन पोजीशन को माइनस करके हम जो है उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है, हम चाहे तो डायरेक्टली इसी इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं या हम चाहे तो इसको सॉल्व करके भी x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्व करके करना चाहते हैं तो यहाँ से रूट x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी t-3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो t-3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। और हम पोजीशन निकालना चाहते हैं अगर 0 सेकंड पर तो x0 t की जगह 0 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9 मीटर हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। और पोजीशन हम 6 सेकंड पर फाइंड करना चाहते हैं तो t की जगह सिंपली हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी 3 स्क्वायर यानी 9 मीटर हमारे पास निकल करके आ जाएगी। इस तरह से हमें पता चल गया कि दोनों जो पोजीशन है वो सेम ही है, तो इनके बीच में जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 9 - 9 = 0। इसका मतलब दोनों केस के अंदर पार्टिकल जो है एक ही पोजीशन पर है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है 0 निकल करके आ जाती है। यही काम हम सिंपली यहाँ पर भी कर सकते थे। अगर यहाँ t की जगह हम 0 सेकंड रखते तो हमारे पास √x + 3 आ जाता, यहाँ से √x बराबर -3 और x निकालेंगे तो इसके स्क्वायर से 9 मीटर आ जाएगा। और यहीं पर हम इसी में अगर टाइम की जगह 6 सेकंड रखें तो 6 = √x + 3, तो यहाँ से 3 = √x या x = 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 6 सेकंड पर और 0 सेकंड पर दोनों की पोजीशन सेम है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो 0 हमारे पास निकल करके आ जाएगा और इजीली जो है हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस पर बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लेकर के आए और इजी वे में हमने उनको सॉल्यूशन यहाँ पर देखा। ज़रूरत है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं तो हम अगर टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस जो है अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझते जाएं और अलग अलग पैटर्न के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर करते जाएं तो चाहे क्वेश्चन किसी तरह का हो, चाहे नया क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे, बेसिक में जो मेथड है वो वही अप्लाई होंगे और उनका यूज़ अगर हमें बस ज़रूरत है तो उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं, उन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है और जो चीज़ हमसे पूछी गई होती है उनके लिए सही समय पर सही फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है, वो चीज़ हमें प्रैक्टिस से आती है। तो अधिक से अधिक इन क्वेश्चंस पर बस प्रैक्टिस करते रहें, बाकी इनके कॉन्सेप्ट को समझें और समझ करके हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर ही हमारी ऐसी प्रैक्टिस होने लग जाएगी कि हम जो है नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस लगातार बनाए रखें तो हम जो है अधिक से अधिक जो है मार्क्स यहाँ पर ले पाएंगे और श्योरली हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।